Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another lecture on the topic of protein binding or physiological drug binding and protein binding of the drug. And this is chapter 11 of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics by Leon Shargil, 7th edition. So now let us start protein binding of drugs. Now many drugs interact with plasma or tissue proteins or with other macromolecules such as melanin and DNA to form a drug macromolecule complex. It means that the drugs once enter into the plasma after absorption, then they bind to different type of proteins. These proteins include tissue proteins, macromolecules. वो macromolecules क्या हो सकते हैं? मेलानिन, DNA और इसके अलावा भी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स हो सकते हैं जिसके साथ जो है वो ड्रग जो है वो बाइंड होती है. द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मीन्स के ड्रग और प्रोटीन जब बाइंड होती है तो दिस इज ए कॉल्ड ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज ऑफन नेम्ड एज ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग. तो अक्सर इसको ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग कहा जाता है. ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग में भी रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये दोनों तरह की होती हैं, यानी कुछ बाइंडिंग ऐसी हैं जो रिवर्सिबल है, यानी बाइंड होने के बाद डिटैच भी हो जाती है उस प्रोटीन से, और कुछ इरिवर्सिबल भी होती हैं. Irreversible drug protein binding is usually a result of a chemical activation of the drug which then attaches strongly to the protein or macromolecule by covalent chemical bond. और covalent chemical bond से drug जो है वो protein के साथ bind हो जाती है. This is a strong binding of drug with the protein and that is why this is irreversible protein binding of the drug. अच्छा, irreversible drug protein or drug binding accounts for certain types of drug toxicity that may occur over a long time period as in case of chemical carcinogenesis or relatively short time period or in case of drugs that form reactive chemical intermediates. तो irreversible drug binding जो होती है अक्सर और बेशतर जो है ये ड्रग की टॉक्सिसिटी का रीज़न बन रही होती है. तो इसके मल्टीपल रीज़न्स है. एक रीज़न ये कि ड्रग जो होगी वो प्लाज्मा में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगी. दूसरा, कोई केमिकल इसमें रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से वो कार्सिनोजिन में कन्वर्ट हो गई, तो कैंसर कॉजिंग हो गई, या फिर ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के बाद उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें कुछ ऐसे रिएक्टिव केमिकल इंटरमीडिएट्स बने जो कि टॉक्सिक इन नेचर हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑफ हाई डोजेज ऑफ एसिटामाइनोफेन is due to formation of reactive metabolite intermediate that interact with liver protein. एक एग्जाम्पल भी आ गई हेपेटोटॉक्सिसिटी की विद हाई डोज ऑफ एसिटामाइनोफेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरासीटामॉल, जिसमें क्या होता है कि इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो लिवर प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं और हेपेटोटॉक्सिसिटी का रीज़न बन रहे होते हैं. मोस्ट ड्रग्स बाइंड और कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन बाय ए रिवर्सिबल प्रोसेस. लेकिन ज़्यादातर ड्रग ऐसी हैं जो बाइंड होती हैं या कॉम्प्लेक्स बनाती हैं प्रोटीन के साथ, बट दैट इज़ रिवर्सिबल. रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इम्प्लाइज दैट ड्रग बाइंड्स द प्रोटीन विद वीकर केमिकल बॉन्ड सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडर वॉल्स फोर्सेस. तो रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए नहीं होती. तो इसी वजह से ये वीक केमिकल बॉन्ड बनता है ड्रग और प्रोटीन के दरमियान में. वो वीक केमिकल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है और वेंडर वॉल्स फोर्सेस भी हो सकता है. द अमाइनो एसिड्स दैट कंपोज द प्रोटीन चेन हैव हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल और अदर साइट्स अवेलेबल फॉर रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन और ड्रग इंटरेक्शन. तो जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं यानी प्रोटीन के अंदर, उसमें मुख्तलिफ ऐसे क्या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो जिसके साथ ड्रग जो है वो बाइंड हो जाती है और वो बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है. रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इज़ ऑफ मेजर इंटरेस्ट इन फार्माकोकाइनेटिक. और फार्माकोकाइनेटिक में ये बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है. दैट इज़ वाई वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग. द प्रोटीन बाउंड ड्रग इज़ ए लार्ज कॉम्प्लेक्स दैट कैन नॉट ईजीली ट्रांसवर्स द कैपिलरी वॉल एंड देयरफॉर हैज़ ए रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स के वो ड्रग जो प्रोटीन बाइंड होगी वो प्लाज्मा में रहेगी और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जाएगी. तो यानी अपनी जो बाइंडिंग साइड रिसेप्टर होंगे उसके साथ बाइंडिंग नहीं होगी और बॉडी में लार्जली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. यानी जब तक वो बाइंड है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्लाज्मा की हद तक महदूद रहेगा. मोर ओवर प्रोटीन बाउंड ड्रग इज़ यूजुअली फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव. और इसी वजह से क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं जा सकती,
सेल सरफेस के साथ बाइंड नहीं हो सकती जहाँ पे इसके रिसेप्टर है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोटीन के साथ बाइंड है, तो इस वजह से ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है। यानी ये कि जब तक ये यहाँ से प्रोटीन से डिटैच नहीं हो जाएगी, जब तक ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी, और जब बाइंड नहीं होगी तो फिर ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है, यानी इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके बरक्स इन कंट्रास्ट द फ्री और अनबाउंडेड ड्रग, जो फ्री ड्रग है या अनबाउंडेड ड्रग है, क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कैपिलरी को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, एंड इज़ थेरेप्यूटिकली एक्टिव, और वो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देगी, यानी उसका फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स होगा। स्टडीज दैट क्रिटिकली इवेल्युएट ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग्स आर यूजली परफॉर्म इन विट्रो यूजिंग ए प्योरीफाइड प्रोटीन सच एज एल्बुमिन। जो स्टडीज़ की गई हैं इन विट्रो, वो इन विट्रो स्टडी यानी आउटसाइड द बॉडी लैब में ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के हवाले से, तो वो ज़्यादातर जो स्टडीज़ की गई हैं वो एल्बुमिन प्रोटीन के साथ की गई हैं। दिस इज फिगर 11.11 डायग्राम शोइंग दैट बाउंड ड्रग विल नॉट डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट फ्री ड्रग विल डिफ्यूज फ्रीली बिटवीन द प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये देख लें, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ड्रग है, और ये प्रोटीन है, और ये बाउंड ड्रग है। तो ये जो बाउंड ड्रग है ये यहीं रहेगी, लेकिन ये जो फ्री ड्रग है ये इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ सकती है। इसी तरह से ये भी फ्री ड्रग ये यहाँ से जा सकती है, लेकिन जो इसके साथ बाइंड होगी प्रोटीन के साथ वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये इस होल को यानी स्पोर को क्रॉस नहीं कर सकती। जो स्मॉल मॉलिक्यूल जब ये ड्रग होगी तो ये क्रॉस कर लेगी। नाउ मेथड्स फॉर स्टडीइंग प्रोटीन बाइंडिंग, इसमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग इक्विलिब्रियम, डायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्निक्स, यानी किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं प्रोटीन बाइंडिंग किसी की ड्रग की, इक्विलिब्रियम डायलिसिस के ज़रिए एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन के ज़रिए, जिसमें क्या करते हैं, मेक यूज़ ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द प्रोटीन एंड प्रोटीन बाउंड ड्रग फ्रॉम फ्री और अनबाउंड ड्रग एज मेंशन इन टेबल 11.4। यानी इसी तरह की ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसको हम लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से फ्री ड्रग क्रॉस कर पा रही है इस मेम्ब्रेन को, और बाउंड ड्रग जो है वो क्रॉस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। बाय दीज इन विट्रो मेथड्स द कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड ड्रग, फ्री ड्रग एंड टोटल प्रोटीन में भी डिटरमिन। तो इस मेथड से हम ये भी मालूम कर सकते हैं किसी भी ड्रग के बारे में कि अगर हम उसको प्लाज्मा में डिज़ोल्व करते हैं, यानी प्लाज्मा में जब वो जाएगी तो कितनी % ड्रग जो होगी वो फ्री फॉर्म में रहेगी, कितनी बाइंड रहेगी, और टोटल प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है उस ड्रग की। Each method for the investigation of drug protein binding in vitro has advantages and disadvantages in terms of cost, ease of measurement, time, instrumentation and other consideration। तो हर मेथड, जो भी हम मेथड इन्वेस्टिगेशन के लिए ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के लिए इन विट्रो यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कॉस्ट जो है वो डिसएडवांटेज है, लेकिन ईज़ ऑफ मेजरमेंट एडवांटेज है, टाइम डिसएडवांटेज है, यानी टाइम लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ये भी डिसएडवांटेजेस है, और भी इस तरह से बहुत सारी कंसिडरेशन है जिसमें से कुछ यानी डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। वेरियस एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग आर लिस्टेड इन टेबल 11.5। तो टेबल 11.4 और 11.5 को हम अभी देखते हैं। ड्रग्स में बाइंड टू वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोनेंट इन द ब्लड। अच्छा, अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं यानी प्रोटीन है जो ब्लड में, वो मुख्तलिफ़ तरह के हैं जिनके साथ ड्रग बाइंड होती है। वो इंक्लूडिंग एल्बुमिन है सबसे नंबर 1 मेजर प्रोटीन जिसके साथ ड्रग बाइंड होती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, फिर कुछ और लिपोप्रोटीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG यानी एंटीबॉडीज़ हैं, और इसके अलावा RBCs यानी एरिथ्रोसाइट्स हैं, उसके साथ भी ड्रग बाइंडिंग होती है। एल्बुमिन इज़ ए प्रोटीन विद ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 65,000 to 69,000 Dalton that is synthesized in the liver and is a major component of the plasma protein responsible for reversible drug binding। तो ये बात जैसे मैंने अभी कही कि एल्ब्यूमिन वो मेजर प्रोटीन है जिसके साथ सबसे ज़्यादा ड्रग बाइंड होती हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 65,000 से 69,000 डाल्टन होता है, और ये सिंथेसाइज होती है यानी लिवर बनाता है इसको, और ये मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन का जिसके साथ रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग होती है, जैसा कि टेबल 11.6 में दिया गया है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर स्टडीइंग ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें इक्विलिब्रियम डायलिसिस है जिसमें जेल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ होती है, डायनेमिक डायलिसिस है जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करता है, डाई फिल्ट्रेशन टेक्निक जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पे काम करती है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक
ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन एंड सर्कुलेटरी डाइक्रोसिज्म। ये टेक्निक जो है वो सर्कुलेटरी जो है वो मेथड जो रहता है उस पर काम करती है, जैसा कि नेचुरल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस तरीके से इस पर काम करती है। तो ये डिफरेंट हमारे पास मेथड है इन विट्रो एनालिसिस के लिए ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। नाउ टेबल 11.5 कंसिडरेशन इन द स्टडी ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, यानी वही जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से जो हमने कहा था कि कुछ और कंसिडरेशन भी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं अंडर, यानी कंसिडरेशन में रखनी पड़ती हैं व्हेन एवर वी आर स्टडीइंग ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। पहली क्या है, इक्विलिब्रियम बिटवीन बाउंड एंड फ्री ड्रग मस्ट बी मेंटेन। द मेथड मस्ट बी वैलिड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ ड्रग एंड प्रोटीन कंसनट्रेशन, तो वैलिडेटेड मेथड होना चाहिए। एक्सट्रेनियस ड्रग बाइंडिंग और ड्रग एड्जॉर्प्शन ऑन टू द एपरेटस वॉल मेम्ब्रेन और अदर कंपोनेंट मस्ट बी अवॉइडेड एंड कंसिडर्ड इन द मेथड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रग जो है वो किसी और सब्सटेंस के साथ बाइंड हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है एपरेटस वॉल से, मेम्ब्रेन से, या कोई और कंपोनेंट जो इंस्ट्रूमेंट में मौजूद है। इसके अलावा डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, यानी प्रोटीन डिग्रेड नहीं हो, और कंटामिनेशन ऑफ प्रोटीन मस्ट बी प्रिवेंटेड, कंटामिनेटेड ना हो। द मेथड मस्ट कंसिडर pH एंड आयोनिक कंसनट्रेशन ऑफ द मीडिया एंड डोनान इफेक्ट ड्यू टू द प्रोटीन। डोनान इफेक्ट क्या होता है, जो कि प्रोटीन को क्लम्प नहीं होने देता। तो ये जो मीडिया हो, pH हो, वो ऐसा हो जैसा कि फिजियोलॉजिकल pH होता है, यानी बॉडी में pH होता है। आयोनिक कंसनट्रेशन भी, यानी अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसी तरीके से उसी क्वांटिटी में होना चाहिए। द मेथड शुड बी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग। तो मेथड ऐसा हो जो ड्रग की बाइंडिंग को बता सके कि किस ड्रग की बाइंडिंग रिवर्सिबल है, किसकी इरिवर्सिबल है, इंक्लूडिंग फास्ट एंड स्लो फेज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ए ड्रग एंड प्रोटीन, यानी कौन सी ड्रग फास्टली बाइंड होती है, कौन सी स्लोली बाइंड होती है, और फिर डिसोसिएट यानी डिटैच कैसे होती है प्रोटीन से। द मेथड शुड नॉट इंट्रोड्यूस इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस सच एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरफेरेंस आती है। इसके अलावा द रिजल्ट्स ऑफ द इन विट्रो मेथड शुड अलाउ एक्सट्रापोलेशन टू द इन विवो सिचुएशन। और ये जो मेथड जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये इन विवो यानी बॉडी में भी वही रिजल्ट्स दें जो कि इन विट्रो में रिजल्ट दे रहे हैं। तो ऐसा मेथड होना चाहिए, यानी वैलिडेशन का ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। थर्ड जो है वो मेजर प्रोटीन्स टू विच द ड्रग बाइंड इन प्लाज्मा। एल्ब्यूमिन है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन्स है। मॉलिक्यूलर साइज़ या वेट इसका अल्फा 1 एल्ब्यूमिन का 65,000 डाल्टन के करीब एवरेज। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड लार्जेस्ट प्रोटीन है जिससे प्रोटीन ड्रग बाइंड होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44,000। लिपोप्रोटीन का रेट वेरी करता है 200,000 से 3.4 मिलियन डाल्टन तक। फिर इसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में दी हुई है यूनिट में, जैसे एल्ब्यूमिन 35 से 50, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन 0.4 से 1 ग्राम पर लीटर, और दूसरी यूनिट यानी मोल पर लीटर उसमें भी इसकी नॉर्मल रेंज और कंसंट्रेशन प्लाज्मा की दी हुई है, यानी इतनी रेंज में ये नॉर्मल इनके प्लाज्मा लेवल इन प्रोटीन के होते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑन द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। द एक्सटेंट ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इन प्लाज्मा और टिश्यू अफेक्ट्स द वेट, यानी यही प्रोटीन बाइंडिंग से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे फ़र्क पड़ता है। ड्रग्स दैट आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन हैव ए लो फ्रैक्शन ऑफ फ्री ड्रग, मीन्स अनबाउंड ड्रग जो वो कम हो जाएगी इन द प्लाज्मा वाटर। द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग डज नॉट डिफ्यूज ईजिली एंड इज देयरफॉर लेस एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज़। तो वो ड्रग जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो फिर उसका मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ जाएगा, तो वो टिश्यू में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, तो जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ड्रग्स विद लो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इसके बरक्स वो ड्रग जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग कम है हैव लार्जर FU यानी अनबाउंड ड्रग फ्रैक्शन, जनरली डिफ्यूज मोर इजीली इनटू टिश्यूज़, तो ये आसानी से टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी यानी पेनिट्रेट कर जाएंगी सेल मेम्ब्रेन को, एंड हैव ए ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिहाजा उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी ड्रग का ज़्यादा होगा। यानी ये जो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है इससे भी ड्रग की जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है। तो यानी सिंपली हम इससे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर प्रोटीन बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी तो वो आसानी से टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन को, तो उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। Although the apparent volume of distribution is influenced by lipid solubility in addition to protein binding, there are some exceptions to this rule.
तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बायोफार्मास्यूटिक्स में भी हमने बात की थी कि इसके अलावा लिपिड सॉल्युबिलिटी का भी ताल्लुक होता है कि वो ड्रग जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई होती है वो प्लाज्मा में ही रिटेन रहती है और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कम होता है। वो ड्रग जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो टिश्यू में आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्रोटीन बाइंडिंग ही नहीं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पर असरअंदाज होती है, इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि लिपिड सॉल्युबिलिटी का भी असर पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप ऑफ प्लाज्मा ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब जो है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एलिमिनेशन दोनों पर हम बात करेंगे। इन जनरल ड्रग्स दैट आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन हैव रिड्यूस ओवरऑल ड्रग क्लियरेंस। वो ड्रग जो स्ट्रांगली बाइंड है, हाईली बाइंड है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो उनकी क्लियरेंस यानी एलिमिनेशन रिड्यूस हुई भी होगी, यानी वो आसानी से बॉडी से रिमूव नहीं होगी। फॉर ए ड्रग दैट इज मेटाबोलाइज मेनली बाय द लिवर, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन प्रिवेंट्स द ड्रग फ्रॉम एंटरिंग द हेपेटोसाइट्स रिजल्टिंग इन रिड्यूस हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इसी वजह से क्या होता है, वो ड्रग्स जो कि मेटाबोलाइज होती हैं लिवर से और फिर एलिमिनेट होती हैं, लेकिन अगर ड्रग प्रोटीन्स के साथ बाइंड होगी तो फिर वो हेपेटोसाइट्स में एंटर नहीं होगी, और जब वो हेपेटोसाइट्स में यानी लिवर में एंटर नहीं होगी तो फिर उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो यानी ऐसी ड्रग जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग स्ट्रांग होगी उनका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म भी रिड्यूस हुआ होगा। In addition, bound drugs may not be available as substrate for liver enzyme, thereby further reducing the rate of metabolism. और बाउंड ड्रग जो होगी वो एंजाइम के साथ, लिवर एंजाइम के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगी, यानी अगर वो किसी तरीके से हेपेटोसाइड में आ भी जाती है बाउंड ड्रग तो वो लिवर एंजाइम के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स एक्ट एज ए लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये हम देख चुके हैं पहले डायग्राम में। अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देखें कि जब ये ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो गई तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत लार्ज हो गया है। तो जब ये लार्ज मॉलिक्यूलर साइज़ हो जाएगा सो दैट कैन नॉट डिफ्यूज़ इजीली थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड इन द ग्लोमेरुलाई, यानी किडनी में भी क्रॉस नहीं होगी। उसी वजह से क्या होगा कि ये एलिमिनेट भी नहीं होगी ड्रग बॉडी से, यानी इसका एलिमिनेशन भी कम हो जाएगा। एंड द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ सम ड्रग्स सच एज सेफेलोस्पोरिन which are excreted mainly by the renal excretion are generally increased when the percent of drug bound plasma protein increases। तो इसी तरीके से सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, अगर इसकी प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ जाती है तो फिर इसकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है प्लाज्मा में, यानी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये फिर प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से या ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से ये आसानी से बॉडी से एलिमिनेट नहीं होती, और जब एलिमिनेट नहीं होती तो फिर ये ज़्यादा देर तक प्लाज्मा में मौजूद रहती हैं, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ज़्यादा देती है। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा देर रहने की वजह से प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ जाए इसकी सेफेलोस्पोरिन की, तो ये टॉक्सिक रिस्पॉन्स भी दे सकती है। लेकिन बहरहाल ये बात क्लियर है कि जब तक ये बाइंड होगी प्रोटीन के साथ ये ड्रग तो ये एलिमिनेट नहीं होगी बिकॉज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज़। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग पर असरअंदाज हो रहे हैं। ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। वो फैक्टर्स कौन से हैं? द ड्रग इटसेल्फ में क्या चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटीन बाइंडिंग से इन्वॉल्व है। ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, यानी वही उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, और उसकी आयोनिक कंसनट्रेशन, यानी वही है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी या वैन डर वाल्स फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड। टोटल कंसनट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी वो कितनी है उसकी वजह से। प्रोटीन किसके साथ जिससे बाइंड होगी वो ड्रग, जैसे एल्बुमिन है, अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, तो वो उन प्रोटीन की क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन क्या है अवेलेबल फॉर ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, कम है या ज़्यादा है। इसके अलावा क्वालिटी और फिजिको केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, वो जो प्रोटीन जिससे ड्रग बाइंड होना है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी यहाँ पर ड्रग की प्रोटीन की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और यहाँ पर ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दोनों जो है असरअंदाज होती हैं ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग पे। इसके अलावा तीसरा फैक्टर क्या है, द एफिनिटी ऑफ ड्रग एंड प्रोटीन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसोसिएशन कांस्टेंट, यानी ड्रग बाइंडिंग कांस्टेंट कह लीजिए, एसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, यानी बाय नेचर ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है। जैसा कि वॉरफेरिन ले लें आप, फेनिटॉइन ले लें, बाय नेचर यानी नेचुरली वो ड्रग ऐसी हैं कि जिनकी बाइंडिंग जो है एल्बुमिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी उनका एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी ड्रग का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो एल्बुमिन के साथ बहुत ज़्यादा होगा, बाइंडिंग
बहुत ज़्यादा होगी, यानी मोर देन 90% ये ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड, प्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं। तो ये, और लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी वीक बाइंडिंग होती है, तो वो फिर उनका एसोसिएशन कांस्टेंट भी कम होता है। तो ये एफिनिटी ड्रग की और प्रोटीन की होती है। तो ये एफिनिटी कम है या ज़्यादा है, इसका भी ताल्लुक है ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के। इसके अलावा ड्रग इंटरैक्शन, कॉम्पिटिशन फॉर द ड्रग बाय अदर सब्सटेंस एट ए प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। अब ये क्या है, कॉम्पिटिशन फॉर ड्रग बाय अदर सब्सटेंस मीन्स के साथ इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, वॉरफेरिन ले लें, उसकी भी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है प्रोटीन के साथ, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन ले लें, उसकी भी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है प्रोटीन के साथ, एल्ब्यूमिन के साथ। लेकिन अब क्या होगा, जब दोनों ड्रग अगर पेशेंट ने ली हैं तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे कॉम्पीट करेगी, यानी दोनों फिर, अब अगर सपोज दैट एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी लिमिटेड है, तो अब कौन बाइंड होगा एल्ब्यूमिन के साथ, एस्प्रिन या वॉरफेरिन? जो कंपटीशन में विन कर जाएगी यानी कॉम्पीट कर जाएगी वो बाइंड हो जाएगी, जबकि दूसरी ड्रग फिर फ्री कंसंट्रेशन में रहेगी। तो ये कंपटीशन भी होता है जो कि इस तरह से ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग लेवल पे ड्रग इंटरैक्शन कहलाता है। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन ऑफ द प्रोटीन बाय सब्सटेंस दैट मॉडिफाई द एफिनिटी ऑफ ए ड्रग प्रोटीन, फॉर एग्जांपल वही एस्प्रिन, एसिटाइलेट्स, लाइसिन रेजिड्यूज ऑफ एल्ब्यूमिन। वो ये कि अब ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन ये जो एल्ब्यूमिन है इसमें एक एंजाइम होता है एसिटाइलेज लाइसिन, ये जो है इंपॉर्टेंट है एस्प्रिन बाइंडिंग फॉर एल्ब्यूमिन की। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाए प्रोटीन में, क्योंकि ये मॉडिफाई हो गया, तो फिर एस्प्रिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन से कम हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा द पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कोई पैथोलॉजी हो बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग में बी रिड्यूस इन यूरेमिक पेशेंट एंड इन पेशेंट विद हेपेटिक डिजीज़। उसकी वजह क्या है, हेपेटिक डिजीज़ में तो ये होगा कि हमने कहा कि लिवर में एल्ब्यूमिन बनता है, बन ही कम रहा है, तो फिर लाजिम बात है जब लिवर में बनेगा ही कम एल्ब्यूमिन, या अगर जो बन रहा है वो डिफेक्टिव एल्ब्यूमिन बन रहा है, तो फिर ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग एक तो कम होगी क्योंकि कम बन रहा है एल्ब्यूमिन, दूसरा डिफेक्टिव एल्ब्यूमिन बन रहा है हेपेटिक डिजीज़ की वजह से, तो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग उसकी वजह से भी वीक हो गई, यानी फ्री कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई। इसके अलावा यूरिमिक पेशेंट्स में भी, यानी वो पेशेंट जिनको किडनी डिजीज़ है, तो उसमें भी बॉडी का जो पीएच चेंज होता है, इलेक्ट्रोलाइट चेंज होता है, तो उसकी वजह से भी ड्रग बाइंडिंग जो होती है वो ऑल्टर हो जाती है। तो ये पैथोलॉजिक स्टेट जो होती है ये भी ड्रग बाइंडिंग पर किसी ना किसी फॉर्म में असरअंदाज हो रही होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, यानी प्रोटीन बाइंडिंग की काइनेटिक्स यानी मूवमेंट। द काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग फॉर ए प्रोटीन with one simple binding site can be described by law of mass action as the following. Means law of mass action क्या था है, प्रोटीन प्लस ड्रग बाइंड होगी जिसके नतीजे में ड्रग प्रोटीन बाइंड होंगे और वो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या फिर इसे P फॉर प्रोटीन, D फॉर ड्रग, और ये PD यानी बाइंडेड फॉर्म है। दिस इक्वेशन यानी इक्वेशन 11.5 एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है, एन एसोसिएशन कांस्टेंट Ka विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एफिनिटी कांस्टेंट, इसको यानी ड्रग की जो प्रोटीन बाइंडिंग होगी इसका यानी कितनी बाइंड हो रही है वो एसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka बताएगा, इसको एफिनिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कितनी कंसंट्रेशन ड्रग की है और कितनी कंसंट्रेशन प्रोटीन की है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा ये Ka की वैल्यू। दिस इक्वेशन अज्यूम ओनली वन बाइंडिंग साइट पर प्रोटीन मॉलिक्यूल, अगर हम ये अज्यूम करें एक प्रोटीन पर एक ही मॉलिक्यूल ड्रग का बाइंड होता है, तो फिर दिस Ka यानी एसोसिएशन कांस्टेंट हम मालूम कर सकते हैं PD यानी कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है बाइंडिंग प्रोटीन डिवाइडेड बाय अनबाइंडिंग प्रोटीन, इनकी कंसंट्रेशन ये मौजूद हो और ये बाइंडेड की कंसंट्रेशन मौजूद हो, तो इसका जो रेशो होगा वो मुझे Ka की वैल्यू देगा, जिससे मुझे एक्सटेंट पता चल जाएगा कि किस हद तक ये ड्रग जो है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी या बाइंडिंग एसोसिएशन है प्रोटीन के साथ। द एक्सटेंट ऑफ ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म डिपेंडेंट ऑन द एसोसिएशन बाइंडिंग कांस्टेंट Ka, लिहाजा ये Ka पर डिपेंडेंट कर रहा होगा, यानी Ka ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ये देख लें कि Ka की इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है और इससे इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि ये अपॉन में आ रहा है, तो यानी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, Ka की वैल्यू यानी एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो ड्रग प्रोटीन की जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो वीक होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ Ka यील्ड्स इंफॉर्मेशन ऑन द डिग्री ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, लिहाजा Ka की वैल्यू हमें बताएगी कि डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, यानी ज़्यादा है या कम है। टू स्टडी द बाइंडिंग बिहेवियर ऑफ द ड्रग, ए डिटर्मिनेबल
रेशो R is defined as follows. R is equal to मोल ऑफ ड्रग बाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन. तो R जो है वो क्या बताएगा मुझे कि बाइंडिंग बिहेवियर ऑफ द ड्रग. ठीक है, R के ज़रिए जो कि रेशो है, जिसको जो रेशो कैसे निकलेगा, मोल ऑफ ड्रग बाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन, यानी टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन में से कितने मोल्स में ड्रग बाउंड है प्रोटीन के साथ. तो मुझे R पता यानी फ्रैक्शन पता चल जाएगा. एज मोल ऑफ ड्रग बाउंड इज PD एंड द टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन इज P प्लस PD. दिस इक्वेशन कैन बी, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, R इज इक्वल टू PD अपॉन PD प्लस P, क्योंकि ये यानी बाइंड एंड अनबाइंड प्रोटीन दोनों को शामिल कर दिया और बाइंड, तो इससे भी हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज इक्वेशन 11.17. अच्छा, पीछे जो इक्वेशन है ये Ka की वैल्यू ये 11.16 है. ठीक है, नाउ अब हम इसमें बात कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 11.16 PD इज इक्वल टू Ka अपॉन PD P इंटू डी, यानी अगर मैं इसको P और D को यहाँ ले आऊँ तो ये Ka से मल्टीप्लाई होगा, यानी PD इज इक्वल टू Ka, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा. यही किया है यहाँ पर कि PD इज इक्वल टू Ka और ये P और D इससे Ka से मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन इनटू इक्वेशन 11.17, यानी यहाँ PD की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं. ठीक है ना, PD की जगह ये जो ये PD है ये, क्योंकि हम PD कह रहे हैं, PD बराबर है इसके Ka, P की कंसंट्रेशन, प्रोटीन की कंसंट्रेशन और ड्रग की कंसंट्रेशन. ठीक है, इसके बराबर है. तो हम यहाँ पे भी PD की जगह ये वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पर भी PD की जगह ये वैल्यू रख देते हैं. और यही किया है हमने इस इक्वेशन में कि ये जो दोनों PD थे इनकी जगह पे ये वैल्यू रख दी. ये P वैसे ही आ गया. नाउ T टुक P कॉमन P इन द डिनोमिनेटर. इधर भी P आ रहा है, इधर भी P आ रहा है, इधर भी P आ रहा है, तो सारे P जो है मैंने कॉमन लेके, ठीक है, डिनोमिनेटर में कर दिए. ठीक है, तो अब क्या मेरे पास बचा, KAD, यानी जो हम कैंसिल कर सकते थे वो. अब क्या हुआ, जो कॉमन लेने के बाद ऊपर वाला P और नीचे वाला P कैंसिल हो गया आपस में. ठीक है, यहाँ से ये P कॉमन लिया तो ये P और नीचे वाला P कॉमन ख़त्म हो गया. मेरे पास क्या रह गया इक्वेशन, Ka इंटू डी और नीचे KAD प्लस P की जगह 1 लिख दिया, क्योंकि ये कॉमन लिया था ना हमने, तो यहाँ पे 1 आ गया KAD. ठीक है, अब KAD अपॉन KAD ये दोनों सिमिलर वैल्यू हो गई. नाउ दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द सिंपलेस्ट सिचुएशन इन विच 1 मोल ऑफ ड्रग बाइंड टू 1 मोल ऑफ प्रोटीन इन ए 1:1 कॉम्प्लेक्स. दिस केस एज्यूम ओनली 1 इंडिपेंडेंट बाइंडिंग साइट फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग. तो इस इक्वेशन में ये बता रही है कि मॉलिक्यूल जो होगा उसकी जो एक बाइंडिंग साइट होगी उससे एक ही ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होगा. सो इफ देयर आर एन आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट बाइंडिंग साइट्स पर प्रोटीन मॉलिक्यूल, देन द इक्वेशन कैन बी R इज इक्वल टू एन Ka अपॉन डी डिवाइडेड बाई KD प्लस 1. तो ये n जो होगा वो उतने बाइंडिंग, यानी अगर कोई प्रोटीन ऐसी है जिस पे बाइंडिंग साइट एक से ज़्यादा है तो वो फिर n से रिप्रेजेंट करेंगे हम, यानी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी वो n की वैल्यू, यानी वो जब 2 साइट हैं, 4 साइट हैं, 10 साइट हैं वो, तो उससे भी हमें R की वैल्यू यानी बाइंडिंग बिहेवियर ऑफ ड्रग या बाइंडिंग रेशो ऑफ ड्रग मिल जाएगा. ठीक है, नाउ इन टर्म्स ऑफ KD विच इज़ 1 अपॉन Ka, इक्वेशन 11.19 रिड्यूसेस टू KD क्या है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी प्रोटीन का रिमूव होना. ठीक है, वो एसोसिएशन कांस्टेंट था, ये डिसोसिएशन है जो कि इसका रेसिप्रोकल होगा. कि लाजिम बात है एसोसिएशन का अपोजिट डिसोसिएशन है. तो अगर हम ये मैं इसको अज्यूम कर लूँ कि ये 1 अपॉन Ka है तो ये KD कहलाएगा. ठीक है ना, यानी ये Ka जो होगा ये Ka, इसको मैं 1 अपॉन Ka भी कह सकता हूँ, तो ये इसकी जगह मैं KD लिख सकता हूँ, तो वो KD लिख दिया. नाउ अब क्या हुआ कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट लार्ज कंपेयर टू ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड मे कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ बाइंडिंग साइट फॉर द ड्रग. अच्छा, अब एक और बात है कि क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, लिहाजा ऐसा नहीं होता इन रियलिटी कि उस पर एक ही बाइंडिंग साइट हो ड्रग के लिए, तो उस पर मल्टीपल बाइंडिंग साइट होती है. सो इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 टाइप ऑफ बाइंडिंग साइट एंड द ड्रग बाइंड इंडिपेंडेंटली टू ईच बाइंडिंग साइट, then its own association constant, then equation will become R is equal to N1 K1P plus 1 upon K1D N2 K2 1 plus K2D and so on. यानी ये क्या है,
जितने मॉलिक्यूल हैं और जितनी बाइंडिंग साइट है उनकी इक्वेशन चल रही होगी। वेयर द न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग साइट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ यानी बाइंडिंग साइट 1, बाइंडिंग साइट 2, बाइंडिंग साइट 3 इस तरह से चल रही है। एंड के एस रिप्रेजेंट्स द बाइंडिंग कांस्टेंट एंड एन एस रिप्रेजेंट्स द, यानी ये लास्ट वाला होगा जो कि होगा एन एस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्ब्यूमिन। तो इस तरीके से हम ये बाइंडिंग रेशो ड्रग का डिटरमिन कर सकते हैं। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।